हेलो एवरीवन, विल डिस्कस अबाउट वित्तीय उत्तोलक या फाइनेंशियल लिवरेज। व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज? वित्तीय उत्तोलक, कई बार वित्तीय लिवरेज भी लिखा हुआ मिलता है, या फाइनेंशियल लिवरेज एक्चुअली होता क्या है। हमारे वित्तीय प्रबंध वाला जो चैप्टर है उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और वैसे भी हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज। अब परिभाषा की अगर हम बात करें तो पूंजी ढांचे में समता, समता इक्विटी शेयर्स, तो समता के साथ साथ यानी कि इक्विटी शेयर्स के साथ साथ ऋण के प्रयोग के अनुपात को वित्तीय उत्तोलक कहा जाता है। यानी कि जब हमारा जो पूंजी ढांचा होता है, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, हम हमेशा उसमें दो तरह की पूंजी इकट्ठी करते हैं, स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी। तो स्वामित्व पूंजी यानी कि समता अंशों के साथ साथ जब हम उसके ऋण का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो अनुपात है या उसका जो ढांचा है उसको हम वित्तीय उत्तोलक या फाइनेंशियल लिवरेज कह सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला लिखेंगे, डेट अपॉन इक्विटी के नाम से भी हम इसको डिनोट करते हैं, या बहुत बार डेट अपॉन डेट जमा इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर्स जमा लॉन्ग टर्म लोन जो हमने अकाउंट्स में किया है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, और इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये, या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। खास तौर से हम यहाँ पर जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हम केवल और केवल इक्विटी शेयर्स पर अपना फोकस रखेंगे। ओके, नाउ इसमें होता क्या है, जैसे जैसे संगठन पूंजी ढांचे में ऋण का अनुपात बढ़ाता चला जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम अपने पूंजी ढांचे में समता अंशों के साथ साथ ऋण का इस्तेमाल करते चले जाते हैं, वैसे वैसे कुल पूंजी की लागत घटती चली जाती है। क्यों घटती चली जाती है? क्योंकि ऋण वित्त का सस्ता स्रोत है। जो ऋण पत्र हैं वो वित्त का सस्ता स्रोत है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। अंशों के मुकाबले ऋण पत्र ऋण का सस्ता स्रोत, वित्त का सस्ता स्रोत होते हैं, क्योंकि इन पर जो ब्याज दिया जाता है उसको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की नज़रों में एक व्यय माना जाता है, और आय में से घटाया जाता है, और उससे उन्हें कर में छूट मिलती है। और ज़्यादा ऋण का मतलब होता है पूंजी ढांचे में सस्ते स्रोत का प्रयोग हमने ज़्यादा किया है। तो ये बातें सुनने से हमें क्या लगता है कि यदि हम इक्विटी शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो लागत है, कैपिटल को, पूंजी को यूज़ करने की, कैपिटल को प्रयोग करने की जो लागत है वो हमारी घटती चली जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम इक्विटी का अमाउंट घटाते जाएंगे, डेट का अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमारी जो लागत है वो घटती चली जाएगी। लेकिन ऐसा एक निश्चित सीमा तक ही बेहतर रहता है। वही बातें जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि जैसे जैसे अधिक ऋण का प्रयोग किया जाता है वैसे वैसे कंपनी की पूंजी एकत्रण की लागत जो होती है वो कम होती चली जाती है। इससे क्या फायदा होता है? अंशधारकों के लाभांश में वृद्धि हो जाती है, उनका जो डिविडेंड हम दे रहे हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन यह सब एक निश्चित सीमा तक ही हो पाता है। यानी कि हम वित्तीय उत्तोलक का फायदा कब तक उठा पाते हैं? तब तक जब तक कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI, हमने ROI का फॉर्मूला करा था अगर आपको याद हो तो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। जब तक ROI की जो दर होती है, परसेंटेज में इसका आंसर आता है, वो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से ज़्यादा रहेगा। जब तक हमारी ROI हमारे इंटरेस्ट से ज़्यादा रहेगी तब तक हम जितना ज़्यादा अपने पूंजी ढांचे में, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में अंशों के साथ में ऋण का इस्तेमाल करेंगे, हमारी जो लागत है वो घटती चली जाएगी। एक्चुअली वित्तीय उत्तोलक दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज एंड नेगेटिव फाइनेंशियल लिवरेज। पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज में क्या होता है, जब ऋण के बढ़ने से जितना ज़्यादा हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का एक डायग्राम बनाते हैं। अगर ये सर्कल हमारी टोटल कैपिटल दिखाता है तो ये वाला पोर्शन हमारा समता अंश है, ये हमारा ऋण है। वो कह रहे हैं जैसे जैसे हम समता का अनुपात घटाते जाएं और ऋण का अनुपात बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी अगर लागत कम होती चली जा रही है या फिर अंशधारकों की आय अगर बढ़ती चली जा रही है तो वो हमारा पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता है। तो पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज कब होगा? जब ऋण के बढ़ने से कुल पूंजी की लागत घटती है और अंशधारकों की आय बढ़ती चली जाती है। कैसे याद रखना है? पॉजिटिव का मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऋण बढ़ रहा है और अंशधारकों की आय भी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज है। लेकिन अगर ऋण बढ़ रहा है लेकिन ऋण के बढ़ने से अंशधारकों की आय घट रही है, तो इसको हम नेगेटिव फाइनेंशियल लिवरेज का नाम देते हैं। एक डायग्राम, एक क्वेश्चन की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 केसेस लेते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तीनों की कैपिटल स्ट्रक्चर, तीनों का पूंजी ढांचा अलग अलग है।
3 गोले बना लिए हमने इसको समझने के लिए। पहले वाले केस में सारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारे इक्विटी से बना हुआ है। इक्विटी का मतलब समतांश, इसमें कोई डेट नहीं है। दूसरे केस में इक्विटी ज़्यादा है, डेट कम है। तीसरे केस में डेट ज़्यादा है, इक्विटी कम है। तो 3 अलग अलग केसेस हैं। अब देखते हैं इन केस में हमारे साथ क्या होता है। जैसे जैसे हम इक्विटी कम करते जाते हैं और डेट की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, क्या अंशधारकों को फ़ायदा हो रहा है? अगर अंशधारकों को फ़ायदा हो रहा है तो ये पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता है। यहाँ पर हमने लिखा इक्विटी 30 लाख रुपए, यहाँ 20 लाख रुपए, यहाँ पर 10 लाख रुपए। हर शेयर 10 रुपये का है, तो यानी कि 3 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स और 1 लाख शेयर्स। साथ में डेट जो है हमारा, कोई उधार नहीं लिया हुआ हमने। डेट पर ब्याज की दर है 10%। यहाँ पर हमने उधार ले रखा है 10 लाख रुपए, यहाँ पर हमने उधार ले रखा है 20 लाख रुपए। तीनों सिचुएशंस में हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस इज EBIT, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको कि हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के नाम से भी जानते हैं। 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख है। एंड नंबर ऑफ शेयर्स एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमने कैसे कैलकुलेट किया इसको, हमने 10 से भाग करा तो 3 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स और 1 लाख शेयर्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। एब्रीवेशंस यहाँ पर हमने डिस्कस करी हैं। EBIT इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स लिखा हुआ मिलेगा अभी हमें, दैट इज EAT। EPS इज अर्निंग पर शेयर, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। टैक्स रेट तीनों सिचुएशंस में 30% है। तीनों परिस्थितियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। फर्स्ट केस में क्योंकि कोई डेट नहीं है इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं, माइनस कर दिया 0। दूसरे केस में 10 लाख रुपए हमारा डेट है, 10 लाख का 10% हुआ, 1 लाख इंटरेस्ट हमने यहाँ से घटा दिया। तीसरे केस में 20 लाख रुपए का उधार ले रखा है, 20 लाख का 10% हुआ 2 लाख, ये हमने घटा दिया यहाँ से। हमारा आ गया इंटरेस्ट माइनस करने से अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अर्निंग्स बिफोर टैक्स का मतलब टैक्स को घटाने से पहले की अर्निंग्स। अब क्या करें, इसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं। टैक्स का रेट क्या था, 30%। तो तीनों केसेस में 30% हमने निकाला। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 तिया 6, ये तीनों यहाँ से हमने माइनस किया तो हमारा अमाउंट आ गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। कितना कितना आ गया, केस 1 जबकि कोई डेट नहीं है 2,80,000, कुछ डेट है हमारा 2,10,000, यहाँ पर आया है 1,40,000। ये जो पैसा है, क्योंकि हमने डिबेंचर होल्डर्स को तो पैसा दे दिया, अब इस पैसे पे किसका हक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। किसका हक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। केस 1 में कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, 3 लाख। केस 2 में 2 लाख और केस 1 में 1 लाख। अब हमने ये कहना है कि ये 2,80,000 रुपए पर 3 लाख शेयर्स का हक है, तो हर शेयर को कितना पैसा मिलेगा, तो इसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। क्या कहा जाता है इसको, अर्निंग पर शेयर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया हमारा, 2,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। केस 1 में नंबर ऑफ शेयर्स है 3 लाख, 2 लाख को 3 लाख से भाग किया 0.93, यानी कि हर शेयर होल्डर को हम कितने रुपए दे सकते हैं, 0.93 हर शेयर का इनकम है ये। ऐसे ही यहाँ पर इस 2,10,000 पे कितने शेयर्स का अधिकार है, 2 लाख का। 2,10,000 को 2 से भाग करा, 1 रुपये 5 पैसे। जैसे ही हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के साथ में डेट का इस्तेमाल किया, देखिए अर्निंग पर शेयर हमारी 93 पैसे से 1 रुपये पर पहुंच गई। और जैसे ही हमने अपने डेट का इस्तेमाल और ज़्यादा किया तो 1 रुपये 5 पैसे से बढ़कर वो कितनी हो गई, 1 रुपये 40 पैसे। तो हम इस बात से किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस उदाहरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूंजी ढांचे में हम जैसे जैसे ऋण का अनुपात बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे समता अंशधारकों की आय में वृद्धि होती चली जाती है। हमने देखा 98 पैसे से 1 रुपये 5 हुआ, फिर 5 पैसे हुआ, फिर 1 रुपये 40 पैसे हो गया। लेकिन ये सब एक ही सीमा तक है। कब तक है, ये सिर्फ तब तक संभव है जब तक कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे इंटरेस्ट ऑन डेट से ज़्यादा है। ज़रा आपने क्वेश्चन में देखिए हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा ROI का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और तीनों केसेस में हमारी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तीनों केसेस में हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख। जब हमने 4 लाख को 30 लाख से भाग किया, 100 से मल्टीप्लाई किया,
हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हम निवेश कर रहे हैं उस पर हमारा रिटर्न आ रहा है 13.33%, जबकि डेट यानी कि अपने उधार के ऊपर हम हमेशा कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं 10%। तो यहाँ पर तीनों परिस्थितियों में जैसे जैसे हम इक्विटी के साथ साथ डेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारे इक्विटी शेयर्स को फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो ROI है वो हमारे इंटरेस्ट ऑन डेट से ज़्यादा है। पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप केवल केस 1 और केस 2 को लेकर भी समझा सकते हैं कि यहाँ पर कोई डेट नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एक इक्विटी शेयर होल्डर को 93 पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने डेट का इस्तेमाल किया तो हमारे एक इक्विटी शेयर को 1 रुपये 5 पैसे मिलने लगे। तो तीनों एग्जाम्पल्स देने की बजाय आप 2 केसेस को लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन कि समता पर व्यापार का क्या मतलब होता है? तो समता पर व्यापार का मतलब क्या है? पूंजी ढांचे में अंशों के साथ साथ ऋण पत्रों का प्रयोग करके, हमने देखा ना, हमने शेयर्स के साथ में डिबेंचर्स का इस्तेमाल किया, तो अंशों के साथ साथ ऋण पत्रों का प्रयोग करके समता अंशधारकों की आय में वृद्धि करना। हम क्या चाह रहे हैं? हम समता अंशधारकों की आय में वृद्धि करना चाह रहे हैं। हम अपने शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स को यूज करके समता अंशधारकों की आय में जो वृद्धि कर रहे हैं वह क्या कहलाता है? समता पर व्यापार कहलाता है। और पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करके ही, पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करने का मतलब क्या था? जब जब हम अंशों के साथ में ऋण पत्रों का इस्तेमाल करें और अंशधारकों को फायदा हो तो वो पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता है। तो पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करके ही समता पर व्यापार का लाभ उठाया जा सकता है। और पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज कब तक रहेगी? जब तक कि ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी ग्रेटर देन द इंटरेस्ट ऑन डेट। और इस क्वेश्चन में हमारी ROI कितनी थी? 13.33%। और हम डेट के ऊपर कितना इंटरेस्ट दे रहे थे? 10%। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है समता पर व्यापार को एक्सप्लेन करना है, आप पहले ये सारी बातें लिखेंगे और उसके बाद में ये केस 1 और 2 को आप यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे और कंक्लूजन में बताएंगे कि क्योंकि हम अंशों के साथ में जैसे जैसे ऋण का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जो अंशधारकों की आय है वो बढ़ रही है, 0.9 पैसे से 1.05 रुपये तक हो गई है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी ROI जो है हमारे इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम्पल लें तो कोशिश करें आपकी ROI आपके इंटरेस्ट ऑन डेट से ज़्यादा ही आए। ओके, इसको देखो, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, कोई ना छोटा या बड़ा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज़रूर आता है। थैंक यू।